नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विद विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोग को भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए आईएएस, पीसीएस, पीजीटी, पीजीटी, एलटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको आज से शुरुआत कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। यह भारतीय राज्य व्यवस्था जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसके छोटे छोटे टॉपिकों को, तत्वों को देखेंगे जहां से सवाल पूछता रहता है, और इससे हम फिर A to Z की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम शुरुआत करते हैं कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक ग्रीन कलर में लिखा गया है भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर इसके आगे एरो मार के लिखा गया है राज्य क्या है। तो दोस्तों, राज्य क्या है इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि राज्य क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। यह जो है अमूर्त अवधारणा है, अवधारणा है। राज्य क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। अब यह अमूर्त अवधारणा जो है, इसके राज्य के तत्वों को इसी अमूर्त अवधारणाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अब इसको समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। क्या राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, इसे अब हम समझने के बाद जो करेंगे यह क्या है कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य के तत्व को दोस्तों जो हम लोग समझेंगे, इसमें यही कह सकते हैं कि यह जो राज्य का तत्व है, इसको समझने के सबसे बड़ी बात है कि इसके कुछ अंगों को समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे राज्य का तत्व। क्या डालेंगे, राज्य के तत्व। ये राज्य के तत्व हेडिंग डाले। अब इस राज्य के तत्वों को हम बाकायदन 4 भागों में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। यह 4 भाग कौन कौन से होंगे। पहला लिखेंगे राज्य के तत्व को समझने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो राज्य में सबसे अति महत्वपूर्ण है जनसंख्या। जनसंख्या क्या है दोस्तों, जनसंख्या। दूसरा है इसका तत्व भूभाग। क्या है, भूभाग। तीसरा इसका अति आवश्यक तत्व है, क्या है, सरकार। और सबसे अति महत्वपूर्ण इसका जो तत्व है और अंतिम तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता, यही संप्रभुता है जो कि 1947 से पहले भारत सरकार के पास थी नहीं, और इसी संप्रभुता के लिए, इसी संप्रभुता के लिए 1947 की लड़ाई लड़ी गई थी। और यह लड़ाई इसी को पा करके हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो अब जो हम बात करेंगे, इसको यहाँ पर हम बना लेंगे कि राज्य के जो तत्व है, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। यह जो खास करके 3 भाग है, यह तीनों ऐसे मिला लेंगे तो जिसे हम राज्य का शरीर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका शरीर कहेंगे। क्या कहेंगे, यह राज्य का शरीर कहलाएगा। और संप्रभुता जो है, यह क्या है, ये सर्वोच्च शक्ति कह लेंगे। हम क्या कहेंगे, सर्वोच्च शक्ति। इसे सर्वोच्च शक्ति कह लिया जाएगा। और यह सर्वोच्च शक्ति किस रूप में है,
ये आत्मा के रूप में है, आत्मा के रूप में है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो हम ऊपर ग्राफ बनाए हुए हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या, राज्य के तत्वों के लिए जनसंख्या, भूभाग और सरकार, यह राज्य का शरीर रूपी है, और संप्रभुता इसकी आत्मा या सर्वोच्च इच्छा शक्ति कह लेंगे। यही इसकी क्या कहलाती है, ये इसकी इच्छा या आत्मा कह लेंगे संप्रभुता को, जो कि हम हैं, आप हैं, कोई है, जो इंस्टीट्यूशन पावर है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, यही हमारी संप्रभुता है। कि यानी कि जो हम अपने मन मर्जी से कार्य करते हैं, किसी दूसरे के कहने पर ना करें, वही जो अपने मन मर्जी से जो कार्य करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से कार्य करते हैं, वही हमारी संप्रभुता कहलाती है। तो हम जो बात करेंगे कि इसको थोड़ा समझ लेंगे कि यह जो सर्वोच्च शक्ति है, यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्या होता है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसको थोड़ा हम समझ सकते हैं, इस संप्रभुता को, जो यहाँ पर संप्रभुता दिया गया है, ये जो संप्रभुता दिया गया है, यह संप्रभुता जो है, इसको हम कह सकते हैं, इस संप्रभुता का क्या कह सकते हैं, इसको समझेंगे। यह राज्य की क्या है, यह राज्य की आत्मा कहलाता है। क्या है, राज्य की आत्मा कहलाता है। और जनसंख्या और भूभाग और सरकार के रहते हुए संप्रभुता के अभाव में राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में या राज्य के तत्वों में यदि वहाँ पर जनसंख्या है, भूभाग है और सरकार है, ये तीनों सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर यदि संप्रभुता का अभाव है, तो उस राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले, यह जो डेट है 15 अगस्त 1947 से पहले, भारत के पास जनसंख्या था, भूभाग था और सरकार थी। ये तीनों चीजें थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। यह किसके पास थी, ब्रिटेन के पास थी। ब्रिटेन इसी शक्तियों के बलबूते भारत को आदेश देता था और भारतवासी उसका पालन करते थे। इसीलिए भारत को स्वतंत्र राज्य न कहकर ब्रिटेन का गुलाम या ब्रिटेन का उपनिवेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसी संप्रभुता के कारण जो ब्रिटेन के पास था और यह संप्रभुता भारत के पास नहीं थी, इसलिए भारत को ब्रिटेन का गुलाम या ब्रिटेन का उपनिवेश कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 को यह संप्रभुता शक्ति भारत के पास आई, तब जाकर के भारत को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। लेकिन पूर्ण संपन्नता गणराज्य बन जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अब हम बात करेंगे जो संप्रभुता मिली भारत को, तो यहाँ पर इस संप्रभुता के मिलने पर ये हमारी जो 26 जनवरी 1950 यह 26 जनवरी 1950 की जो तिथि है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था।
यह भारतीय संविधान लागू हुआ। यह भारतीय संविधान यहीं पर लागू हुआ। संविधान लागू होने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि अब सर्वोच्च शक्ति यानी कि संप्रभुता जनता में आ गई। जो हमारी संप्रभुता थी, यही संप्रभुता अब कहां पर आ गई? जनता में आ गई, आ गई। यही संप्रभुता किस में आ गई? जनता में आ गई। अब यहां पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन करती है जनता, अर्थात जनता का शासक और शासित दोनों। यहाँ पर जनता शासक भी है और जनता शासित भी है। अर्थात यहाँ पर हम कह लेंगे इस संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि यहाँ जनता शासन भी करती है और जनता शासित भी होती है, शासित भी होती है। यही यानी कि संप्रभुता में हम क्या देखें? संप्रभुता राज की आत्मा है। जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो यहाँ पर हमारा एक 15 अगस्त 1947 को तो संप्रभुता हमको मिली ही थी, जो कि राज्य की आत्मा और इच्छा शक्ति प्रबल हुई थी। और इसे और प्रबलता देने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसे जनता को शासन करने का यानी कि जनता में जो संप्रभुता आई निहित रूप में आई और इससे जनता जो शासन करने का अधिकार पाई, यानी कि जनता शासन भी की और जनता शासित भी हुई। इसका मतलब यह है कि जनता को एक अपना राजा चुनने का हक प्राप्त हुआ। तो राजा जब चुनी जनता, उसी में से जनता चुनती है और उसी में से शासन करती भी है। अब इसके बाद से हम कह सकते हैं कि इस तरह संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। हम कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। क्या है? ये सर्वोच्च शक्ति है और सर्वोच्च इच्छा और सर्वोच्च आदेश है। क्या है दूसरा? यह सर्वोच्च इच्छा और सर्वोच्च आदेश भी कह लेंगे हम। क्यों कहेंगे? यह संप्रभु शक्ति जनता में निहित है, क्योंकि यह शक्ति यह संप्रभु शक्ति जनता में निहित है। तो दोस्तों इसी के साथ आप भी नोट्स बनाते चलिए ताकि आपका समय जो बीत रहा है ये क्लास नोट्स भी आप अपना तैयार करते चलिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी हो सके। और इस नोट्स के माध्यम से अपना यदि नोट्स आप तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो फिर किसी कोचिंग संस्था की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि यह संप्रभु शक्ति जनता में निहित होती है और यह सर्वोच्च शक्ति स्वतंत्र होने की पूर्ण शर्त मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यह सर्वोच्च शक्ति लिख सकते हैं, यह सर्वोच्च शक्ति स्वतंत्र
होने की पूर्ण शर्त है। पूर्ण शर्त है, यानी कि इसे पूर्ण शर्त भी माना जाता है। तो दोस्तों अभी हम जो बात किए हैं, यह बात किए थे कि हमारी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, यह भारतीय राज्य व्यवस्था किस पर टिकी हुई है? ये राज्य के तत्वों पर टिकी हुई है। और राज्य क्या है? यह एक अमूर्त अवधारणा है। अब राज्य के तत्व को समझने के लिए, इस अमूर्त अवधारणा को समझने के लिए राज्य के तत्वों को समझना होगा। अब इस राज्य के तत्वों को खास करके हम कुछ माध्यमों से समझ सकते हैं। और यह माध्यम क्या क्या हो सकता है, इसके लिए जो हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे ये जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है। तो इसमें जनसंख्या, भूभाग और सरकार, यह तीनों इस राज्य का शरीर रूपी है। और संप्रभुता इसकी आत्मा है या सर्वोच्च इच्छा शक्ति कह लेंगे, यह है। फिर आगे जो हम बात किए थे, संप्रभुता क्या है? यह संप्रभुता पहले ब्रिटेन के पास थी और इसी संप्रभुता को, इच्छा शक्ति को पाने के लिए भारत समय समय पर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई करता रहा, राण बसरता रहा और इसी को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततोगत्वा 15 अगस्त 1947 को भारत को ये संप्रभुता मिली, जो कि राज्य की आत्मा के रूप में मिली। और इसे और प्रबल करने के लिए भारतीय संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय यह संप्रभु शक्ति किस में आ गई? जनता में आ गई। और जनता में जब आई तो जनता इससे शासन भी की और जनता शासित भी हुई। अब हम बात करेंगे, यह संप्रभुता शक्ति राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और सर्वोच्च इच्छा और सर्वोच्च आदेश भी है। यह संप्रभुता शक्ति जनता में निहित होती है। यह सर्वोच्च शक्ति स्वतंत्र होने की पूर्ण शर्त मानी जाती है। तो यह चीजें आप लाइन बाय लाइन अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सिविल और ये पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए, एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे सरकार। किसकी बात करेंगे? सरकार की बात करेंगे। सरकार, सरकार, ये सरकार क्या है? तो सरकार राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला एक यंत्र है। अब यह जो यंत्र है, जो राज्य की इच्छा को व्यक्त करता है, इसी को इसके तीन अंग होते हैं। तो इसे हम एक शब्दों में कहते हैं कि यह राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला एक यंत्र है। यानी कि राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला एक यंत्र क्या है? राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला एक यंत्र है। अब इस सरकार के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? इसको हम समझने के लिए इसके तीन अंगों को बना देते हैं। इसके तीन अंग कौन कौन से हैं, यहीं पर लिखेंगे अंग, यानी कि सरकार के अंग। तो कौन कौन से हैं? पहला लिखेंगे विधायिका या व्यवस्थापिका। यह है विधायिका या व्यवस्थापिका। विधायिका या व्यवस्थापिका। दूसरा कौन तत्व है दोस्तों? कार्यपालिका।
पालिका। दूसरा इसका अंग है कौन? कार्यपालिका। पहला है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। यह है न्यायपालिका। यह है इसकी तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो अंग है, यह न्यायपालिका माना जाता है। सरकार इन्हीं तीनों के माध्यम से, यानी कि विधायिका या व्यवस्थापिका के माध्यम से, कार्यपालिका या न्यायपालिका के माध्यम से जो हमारी मशीनरी चलाती है, इसी व्यवस्थाओं से हमारी मशीनरी चलाती है। जो ये विधायिका या व्यवस्थापिका, इसका कार्य है समाज में यह कानून बनाने वाली संस्था है। जो केंद्रीय व्यवस्था को संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन जो राज्यसभा कहलाता है और दूसरा निचला सदन जो लोकसभा कहलाता है। दोनों सदनों के सदस्यों को हम एक शब्दों में कहते हैं क्या? संसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसी तरह की विधायिका प्रांतों में भी होती है। प्रांतों की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। इस राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों को MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों को MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज अभी जो हम देखे ये सरकार के अंग देखे। सरकार क्या हम बताए कि राज्य को व्यक्त करने के लिए, यानी कि राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला एक यंत्र है। और सरकार को समझने के लिए इसके जो 3 अंग है, महत्वपूर्ण 3 अंग है जिससे अपनी मिशनरी सरकार चलाती रहती है, ये 3 है। पहला कौन? पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। कल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा और आपको बताऊँगा विधायिका और व्यवस्थापिका के बारे में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, ताकि इन तीनों मिशनरियों के माध्यम से सरकार कैसे चलती है और कैसे यह अनुपालन करती है। इसी के साथ मैं आपसे फिर कहूँगा दोस्तों कि जो लोग मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन अपना ऑन करें, ताकि मेरी जो वीडियो, हर एक वीडियो जो पड़ती है, यह सारी क्लास आपको अपडेट होता रहे, पर डे अपडेट होता रहे और आप इससे अधिक से अधिक लाभ लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को अपने लाभ दिलाइए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद,